मेरे प्यारे दोस्तों, कॉमर्स ई गुरुकुल में आज आपका स्वागत है। तो अब जो हमारा ये टॉपिक जो है, यह हम बिजनेस स्टडी लिए हैं। इसमें जो है, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, मैं उन्हें करवाऊंगा। तो इसमें देख सकते हैं आप लोग क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। साथ में जो है मैं इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन, यानी कि जो चारों ऑप्शन दिए रहेंगे उसका भी बताऊंगा, कैसे होना चाहिए या क्यों नहीं हो रहा है, इसके बारे में भी बताऊंगा। इस सीरीज से आप लोग जुड़िए। और आज अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। आपको अगर और कोई टॉपिक में प्रॉब्लम है या कोई सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, उसके लिए भी आप कमेंट में अपना मत दीजिए, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों, तो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला जो क्वेश्चन है वो रहा, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट किसको कहा गया। देखिए दोस्तों, फादर ऑफ साइंटिफिक, तो साइंटिफिक मैनेजमेंट की अगर बात की जाए तो यह हमारे कहा जाता है किसको, टेलर को। किसको कहेंगे, टेलर को। F.W. टेलर जो हैं, उन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट दिए थे, जो कि 5 है ना। इसमें साइंटिफिक बातें अगर बोला जाए कि फादर ऑफ मैनेजमेंट या फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, प्रशासनिक व्यवस्था से अगर उसकी बात की जाए तो हम कहेंगे हेनरी फ्योल है। ठीक, तो इन सब चीज़ों की बात जिन्होंने, हेनरी फ्योल ने जो थे, उन्होंने 14 सिद्धांत दिए थे। अगला क्वेश्चन जो है, कह रहा है मैनेजमेंट क्या है। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। इसमें कह रहा है मैनेजमेंट क्या है, तो आप लोग जान रहे हैं कि मैनेजमेंट क्या है। मैनेजमेंट जो है साइंस भी है और आर्ट्स भी है, क्योंकि हम जो है तथ्यों के आधार पर भी बात करते हैं और इसका जो है तथ्यों के आधार पर भी बात करते हैं, और इसमें जो भी है फैक्ट, तथ्य और प्रैक्टिकल दोनों वे में बात करते हैं। इसलिए इसे जो है मैनेजमेंट को हम साइंस भी कहते हैं और आर्ट्स भी कहते हैं। यह एक कला भी है और आर्ट्स भी है, इसे हम दोनों चीज़ कहते हैं। तो दोस्तों, अगली जो अगर क्वेश्चन की बात की जाए, देखिए मैंने जस्ट बोला था 14 मैनेजमेंट की बात, तो देखिए अगला क्वेश्चन वही आ रहा है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ हर एक क्वेश्चन का मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन दूंगा, कि सिर्फ वो क्वेश्चन 11 ही होंगे या 21 ही होंगे, लेकिन आपके जो कॉन्सेप्ट होंगे वो 100 कंप्लीट होंगे। इसलिए अब देखिए, इसमें आप खुद इसका जवाब दे सकते हैं 14 प्रिंसिपल, और साथ ही साथ जो है पेन और पेपर लेकर बैठिए, कॉपी, जिसमें कि आप नोट करते जाइए जो जो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलूँगा। तो देखिए 14 प्रिंसिपल की बात कर रहा है, 14 सिद्धांतों की। तो वो क्या है, हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल ने जो है प्रबंध के 14 सिद्धांत दिए थे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या अगला क्वेश्चन जो है, कह रहा है विच वन ऑफ द फ्लोइंग एक्सपेक्ट, यानी कि निम्न में से कौन सा पहलू नियोजन के लिए महत्वपूर्ण है। नियोजन मतलब किसी भी कार्य को अगर हमको जो है करना होता है, तो उसके लिए हम क्या बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं। तो अगर उसके लिए कह रहा है कि सबसे जो महत्वपूर्ण पहलू है, उसका जो महत्वपूर्ण फैक्ट है वो क्या होगा, तो देखिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट जो है वह डिसीजन, हमको डिसीजन मेकिंग जो है उसका सबसे इम्पोर्टेंट है। देखिए ऑर्गेनाइज तो आराम से हो जाएगा, डायरेक्टिंग भी हो जाएगा, किस तरह से किसको निर्देशन करना है, फोरकास्टिंग भी पूर्वानुमान के हिसाब से हम कर सकते हैं। लेकिन डिसीजन जो है यह बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, जिसके आधार पर पूरा जो मैनेजमेंट का नींव टिका हुआ है। इसलिए डिसीजन मेकिंग जो है यह बहुत ही निर्णयन, यह जो है महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो कह रहा है मैनेजमेंट हैज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड होम, कह रहा प्रबंध का जो सामाजिक उत्तरदायित्व है किसके प्रति है। सामाजिक उत्तरदायित्व किसके प्रति है, सामाजिक उत्तरदायित्व मतलब कि समाज के प्रति भी हमारे कुछ कर्तव्य होते हैं, उसे ही हम सामाजिक उत्तरदायित्व कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो कह रहा है कि यह किसके प्रति होता है, कर्मचारी वर्ग, संगठन या सरकार। कह रहा है यह जो है उत्तरदायित्व पूरे समाज के लिए आपका होगा, वह सरकार भी उसी के अंदर आएगा, संगठन भी, गवर्नमेंट, है ना। तो यह जो है सोसाइटी इज एज अ होल पूरा आएगा इसके अंतर्गत। इसीलिए जो है इसे कहा गया है कि प्रबंध जो है सामाजिक उत्तरदायित्व किसके प्रति है, पूरे समाज के प्रति। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन अगर हम बात करें तो कह रहा है कि इसमें से कौन से प्रबंध के कार्य हैं। तो देखिए दोस्तों,
प्रबंध का कार्य जैसे आपने पढ़ा है, प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, डायरेक्टिंग है, कंट्रोलिंग है, कोऑर्डिनेशन है, ये सब क्या है, मैनेजमेंट के फंक्शन है। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं प्लानिंग भी है, ऑर्गेनाइजिंग भी है और डायरेक्टिंग भी है। तो इसमें जो है हम नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियोजन मतलब प्लान करना, संगठन मतलब एक जगह सबको इकट्ठा करना काम के लिए, निर्देशन मतलब उसे डायरेक्शन देना हमें किस तरह कार्य किया जाए। तो इसमें से अगर ऑप्शन हो जाएगा, इनमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा कि ये सारे सभी सही सही होंगे, है ना। तो अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है बजटिंग, है ना। बजटिंग, बजटिंग का मेन उद्देश्य क्या होता है या प्रमुख उद्देश्य क्या है। देखिए उद्देश्य, बजटिंग मतलब होता है किसी कार्य को अगर हम कर रहे हैं तो उसके लिए पैसा, कैश कहाँ से आएगा, तो उसके लिए हमें क्या क्या हमारे उद्देश्य होने चाहिए। तो देखिए दोस्तों, इसमें बजटिंग की अगर बात कर रहा है तो प्लानिंग भी होगा। क्यों? क्योंकि जब हम बजट बनाते हैं किसी चीज़ का, उसके लिए सबसे पहले प्लानिंग चाहिए ही चाहिए। प्लानिंग के साथ कोऑर्डिनेटिंग, है ना, उसमें सब में मिलान होना चाहिए, आपस में मेल भाव होना चाहिए। कंट्रोलिंग, उसे जो है नियंत्रण करने की भी हमारे अंदर क्षमता होनी चाहिए। इसीलिए कह रहा है इसके जो मेन ऑब्जेक्ट जो है, मेन उद्देश्य क्या हो सकता है, तो इसमें जो है हमारा चारों हो जाएगा मेन ऑब्जेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला देखिए। अगला देखिए क्वेश्चन है, कह रहा है नियंत्रण का क्षेत्र सिद्धांत को प्रस्तुत किया है, जो स्पैन ऑफ कंट्रोल है वह किन्होंने दिया है। देखिए दोस्तों, स्पैन ऑफ कंट्रोल जो है, इसमें स्पैन ऑफ कंट्रोल की बात नहीं की गई है। कंट्रोल जो है इसमें अगर स्पैन की बात की जाए, नियंत्रक का क्षेत्र किन्होंने भी नहीं दिया, ना ही हेनरी फ्योल ने दिया है, ना ही इल्टन मायो ने दिया है, और ना ही F.W. टेलर ने दिया है। इसीलिए यह स्पैन ऑफ कंट्रोल इनमें से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अभिप्रेरणा की आवश्यकताएं वंशागत सिद्धांत को प्रस्तुत किया। अभिप्रेरणा मतलब मोटिवेशन, है ना। यह मोटिवेशन की जो नीड हायरार्ची थ्योरी है, नीड हायरार्ची मतलब जरूरत, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, ये हमारे क्या बेसिक नीड है। तो उसी तरह कह रहा है ये जो अभिप्रेरण की थ्योरी दी है वंशागत सिद्धांतों के आधार पर, यह किन्होंने दी है, ये जो हमारे मास्लो साहब, मास्लो नीड हायरार्ची, इसका नाम ही है ये पूरा मास्लो नीड हायरार्की थ्योरी। तो इन्होंने बेसिक नीड दिया है ना। तो इस हिसाब से हम इसको कहेंगे कि यह जो है नीड हायरार्की थ्योरी किसने दिया है, मास्लो ने दिया। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है संचार होता है, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन जो है यह कम्युनिकेशन के अनेक माध्यम होते हैं। कम्युनिकेशन के अनेक माध्यम होते हैं, एक तरफा भी हो सकता है ना कम्युनिकेटिंग, दो तरफा भी हो सकता है और बहुतरफा भी हो सकता है। तो इसीलिए जो है इसका आंसर जो होगा वो मल्टी वे प्रोसेस होगा। कम्युनिकेशन ये नहीं कि सिर्फ एक माध्यम में होगा या दो माध्यम में होंगे, ये बहुत सारे माध्यमों में हो सकता है। आपस में भी बातचीत हो सकते हैं, बहुत सारे लोगों के बीच में भी बातचीत हो सकता है। हम जो है टेक्नोलॉजी के आधार पर मीडिया से भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो इसलिए जो है इसमें क्या होगा, मल्टी वे प्रोसेस होगा, बहुतरफा प्रक्रिया होगी। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है होलसेलर सेल गुड्स टू, कह रहा है थोक विक्रेता माल किसको बेचता है। थोक विक्रेता जो है, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है और आसान भी क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है जो होलसेलर है ऑटोमेटिक है, होलसेलर हमेशा किसको माल देगा, रिटेलर को देगा। रिटेलर किसको देगा, कंज्यूमर को देगा, है ना। तो इस तरह से जो होलसेलर हमेशा रिटेलर को देता है, खुदरा विक्रेता को। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो कह रहा है इसमें कि निम्न में से कौन से चालू संपत्ति नहीं है, यानी कि करंट एसेट। करंट एसेट्स का मतलब होता है जिसका हम एक साल के अंदर, है ना, उसको कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं, वो हमारा जो है क्या होता है, करंट एसेट्स होता है। तो इसमें बोल रहा है करंट एसेट्स कौन सा नहीं है। तो देखिए इसमें करंट एसेट्स कौन सा नहीं है, देखिए बिल्स रिसीवेबल, है ना, BRB जो है एक साल के अंदर इसको हम क्या करते हैं, वैसा रिसीवेबल जो हमें बिल के माध्यम में प्राप्त होता है उसे कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं। स्टॉक, स्टॉक भी जो है इसे भी हम करंट एसेट्स कहते हैं, क्योंकि यह हमेशा एक साल के अंदर जो है हमारा कितना माल बिका, कितना बचा हुआ है। तो स्टॉक को मेनली जो है हम करंट एसेट्स में
यूज करते हैं। उसके बाद आता है प्रीलिमिनरी। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होता है जब कोई हम कंपनी या फर्म को स्थापित करने के टाइम में हमारा जो समय जो खर्चा होता है प्रारंभिक, है ना, उस समय जो खर्चा किया जाता है उसे हम कहते हैं प्रीलिमिनरी। प्रीलिमिनरी यानी कि प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस जो होता है प्रारंभिक व्यय, है ना, यह हमारा करंट एसेट्स नहीं होता है, इसको हम कैपिटल एसेट्स में इंक्लूड करते हैं। तो देखिए यह जो करंट और फिक्स, इसको जो है हमेशा प्रीलिमिनरी जो है फिक्स एक्सपेंसेस में आएगा। तो इससे आपको पता चल रहा है कि कैसे कैसे ऑप्शन होते हैं और इसको हमें किस तरह से डील करना। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्यवसाय में अल्पकालीन वित्तीय स्रोत में सम्मिलित है। जो शॉर्ट टर्म सोर्स है यानी कि फाइनेंस, हमें अगर पैसा चाहिए तो उसमें क्या क्या हो सकते हैं जिसके माध्यम से हमें पैसा मिल सकता है। शॉर्ट टर्म की बात कर रहा है ना कि लॉन्ग टर्म। इसमें क्वेश्चन को देखने लायक है कि लॉन्ग टर्म बोल रहा है या शॉर्ट टर्म बोल रहा है। तो देखिए इसमें कह रहा है जो अल्पकालीन, अल्पकालीन मतलब जो 1 साल के अंदर शॉर्ट पीरियड के लिए हमें मिल जाए। तो देखिए दोस्तों, ट्रेड क्रेडिट व्यापार लेन देन, लेनदार, है ना, अगर आप व्यापार में हैं, अगर माल खरीदते हैं, है ना, तो अगर आप उसका माल खरीदे हैं तो आपको पैसा देना है, तो उसके लिए 90 दिन 30 दिन का एक पीरियड रखा जाता है, इसे कहते हैं ट्रेड क्रेडिटर। अगला देखिए बैंक लोन। आपने बैंक से क्या किया, पैसा लिया है ना, तो उसको क्या देना होगा, ऋण देना होगा। तो बैंक से आपने पैसा लिया, उसके बदले उसको क्या देना होगा, इंटरेस्ट देना होगा। यह भी क्या है, शॉर्ट फाइनेंस है। उसके बाद देखिए इशू ऑफ शेयर। जब आप शेयर को इशू करते हैं तो शेयर का इशू करते हैं, है ना, तो उससे भी आपको पैसा आता है। तो देखिए दोस्तों, अगर इसमें देखा जाए, बात कर रहा है कि इसमें कौन से शॉर्ट टर्म फाइनेंस है, तो देखिए ट्रेड क्रेडिटर जो है या क्या है, शॉर्ट टर्म फाइनेंस है। बैंक लोन को जो है हम शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों में रख सकते हैं, लेकिन यह व्यापार क्रेडिटर, ट्रेड क्रेडिटर हमेशा जो है यह शॉर्ट टर्म में बात करेगा, और अंशों का निर्गमन भी जो है लॉन्ग टर्म है, इसीलिए इसका आंसर जो है ट्रेड क्रेडिटर हो जाएगा। तो आपको समझ में आ रहा है। तो अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हम जो वैल्यूएशन करते हैं इंटरप्रेन्योर का, देखिए इसमें अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि जो हम इंटरप्रेन्योर का शिप जो है वह किससे रिलेटेड है। नई परियोजना का प्रारंभ, अनुसंधान यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट, क्या रिसर्च हुआ है, क्या उसमें डेवलपमेंट हुआ है, रिनोवेशन ऑफ एन एग्जैक्टिव, जो हमने प्रोजेक्ट लिया है वर्तमान में उसका किस तरह से निर्माण किया जाए। तो इन सारी चीज़ों की बात करता है। तो देखिए दोस्तों, ये जो है इंटरप्रेन्योरशिप मतलब ये सारे चीज़ इसमें आएंगे, जो नई परियोजना भी आएगी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी आएगा, उद्यमिता, वर्तमान परियोजना का पुनर्निर्माण, इसलिए इसमें जो है यह सारे हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वाज। देखिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट मतलब होता है कि ग्राहकों को सुरक्षा देने के लिए एक एक्ट बनाया गया है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, यानी कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। आप कोई सामान खरीदते हैं उसके साथ कुछ और फेर ना हो जाए, ग्राहक दुकानदार आपसे कुछ गलत सामान ना दे दे, उसके आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, संरक्षण देने के लिए उन्होंने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाया है। तो वही बोल रहा है यह कब पास हुआ था। यह जो है दोस्तों 1986 में पास हुआ था। कब पास हुआ था, 1986 में। लेकिन इसका जो है अब एक्ट अमेंडमेंट हुआ है ना। तो अमेंडमेंट जो है 2019 हुआ है, 2019, पहले 1986, उसमें जो है सारा चीज़, जो सारा ऑफलाइन मोड था उसको ऑनलाइन मोड में कन्वर्ट कर दिया गया और कुछ ज़्यादा नहीं किया गया, क्योंकि सारा चीज़ जो है अब इलेक्ट्रॉनिक है ना, इंटरनेट के माध्यम से हो रहा है, इसीलिए इसे भी इंटरनेट से जोड़ दिया गया है, इसीलिए से 2019 कर दिया गया। और इसके जो हमारे जो पैसे थे 20 लाख, 10 लाख, है ना, 20 लाख से नीचे, 10 लाख से ऊपर, इस तरह का भी उसमें भी थोड़ा बदलाव हुआ है। अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो कह रहा है निम्न में से कौन, है ना, फिक्स एसेट्स, कह रहा है इसमें से कौन सा फिक्स, कितना आसान क्वेश्चन है, इसमें से कह रहा है कौन सा फिक्स एसेट्स नहीं है। देखिए दोस्तों, तो फिक्स एसेट्स नहीं है, इसका मतलब कौन सा, करंट एसेट्स की बात कर, है ना। तो करंट एसेट्स, है ना, तो देखिए करंट एसेट्स कौन है। देखिए दोस्तों लैंड एंड बिल्डिंग, ये तो कभी हो ही नहीं सकता, है ना।
ट्रेड इन्वेस्टमेंट, व्यापार में विनियोग। हम जब व्यापार में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वह हमेशा क्या होता है, वह हमेशा हमारा वो व्यापार पर डिपेंड करता है कि वो व्यापार किस तरह का है। उसके बाद देखिए गुडविल, गुडविल भी क्या होता है, लॉन्ग टर्म। तो दोस्तों इस माध्यम से अगर ऑप्शन को देखा जाए तो इसमें जो होगा ट्रेड इन्वेस्टमेंट, व्यापार विनियोग को हम जो है किस में डालते हैं, फिक्स एसेट्स में नहीं डालते हैं, यह हमारा करंट एसेट्स होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए, कह रहा है वित्तीय प्रबंध कार्यों में सम्मिलित है। वित्तीय प्रबंध का जो कार्य है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसमें हम किसको किसको शामिल करते हैं। पहला एक्विजिशन ऑफ, यानी कि फंड की प्राप्ति, हम कहाँ से मेरा फंड आएगा। उसके बाद फंड को देना, हम कहाँ कहाँ फंड का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कहाँ कहाँ उसको लगा रहे हैं, तो फंड का इन्वेस्टमेंट हो गया। उसके बाद देखिए, उसके बाद होता है एलोकेशन ऑफ फंड का, कहाँ कहाँ बंटवारा किया जा रहा है, किस किस जगह में लगाया जा रहा है, एलोकेशन ऑफ फंड। और कह रहा है इनमें से सभी, तो इसका जो आंसर हो जाएगा इनमें से सभी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि उद्यमिता के उद्देश्य में सम्मिलित है। उसका जो है ऑब्जेक्टिव क्या होगा, एंटरप्रेन्योरशिप का, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यानी कि स्वरोजगार, रोजगार पैदा करना, स्किल इन्हांसमेंट, कुशलता में विकास करना, स्किल्ड लेबर बनाना, और एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। तो दोस्तों इसके अगर देखा जाए तो इसके सारे ऑप्शन होंगे, क्योंकि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी होगा एंटरप्रेन्योरशिप से, स्किल भी इन्हांसमेंट होगा, स्किल में भी बढ़ोतरी होगी, और एजुकेशन और ट्रेनिंग भी होगा। इस हिसाब से जो है इसके सारे ऑप्शन सही होंगे। तो अगला देखिए, अगला कह रहा है मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स में जो है हम किसको किसको इंक्लूड करते हैं। देखिए दोस्तों इसमें होता है प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, प्लेस। तो इसमें चारों आते हैं, मार्केटिंग मिक्स में इंक्लूड किया जाता है। तो इसमें भी देखिए प्रोडक्ट है, प्राइस है, प्लेस है, एक और होगा प्रमोशन। तो यह क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, इसके सारे होंगे। इसमें उत्पादन भी करेगा, उसका पैसा भी चाहिए, इसलिए इसको हम ऑप्शन चारों में रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मैनेजमेंट ऑडिट इज द चेक द परफॉर्मेंस ऑफ ए। मैनेजमेंट ऑडिट जो है वह किसके परफॉर्मेंस को चेक करता है, वह किसके बारे में बताता है। तो देखिए मैनेजमेंट जो है हमेशा किसका चेक करेगा, वह मैनेजमेंट का चेक करेगा, ना कि कंपनी का। इसीलिए जो है हमेशा मैनेजमेंट ऑडिट किसके परफॉर्मेंस को चेक करता है दोस्तों, मैनेजमेंट के। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक उत्पाद जिसका भौतिक अस्तित्व है, जिसे हम, भौतिक मतलब जिसे हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, जिसे हम देख सकते हैं, वह जो है कह रहा है वो कौन सा है। देखिए सर्विस, सर्विस को क्या हम छू सकते हैं, नहीं। सर्विस हम जो है प्रदान करते हैं जिसका कोई वो दिखाई देने वाला चीज़ नहीं। सर्विस मतलब जैसे डॉक्टर से हम सेवा मिलता है तो क्या वो दिखता है, नहीं। हम पढ़ाई करते हैं तो टीचर हमें पढ़ाते हैं, या गुरुजी हम आपको पढ़ा रहे हैं, क्या यह दिखने वाला चीज़ है, नहीं। यह आपके माइंड में सीधा जाता है, जिसे हम देख नहीं सकते। तो ये क्या है, ये जो है जिसे वो भौतिक अस्तित्व नहीं है। एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति, हम दर्शाना, ये भी नहीं देख सकते हैं, कॉन्सेप्ट को भी नहीं देख सकते हैं, है ना। तो इस तरह से जो है अगर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गुड। गुड जो है जिसे हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, इसलिए इसमें हो जाएगा जिसका भौतिक अस्तित्व है, तो वो उसमें हो जाएगा माल जो है, क्योंकि माल अगर कोई भी गुड्स है तो उसको छू सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ला सकते हैं, तो ये सब हो जाएगा। तो दोस्तों आज का क्लास यहीं तक, इससे भी बेहतरीन सब क्वेश्चन मैं आपके लिए लाऊंगा। इस चैनल पर आप बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगला जो है इकोनॉमिक्स का मैं दूंगा, तो अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। मैं आपके साथ एग्जाम तक बना रहूँगा आपको एक बेहतरीन क्वेश्चन देने के लिए और आपका 100% रिजल्ट सिक्योर करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।